मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो जैसा आपने थंबनेल से ही पता चल रहा होगा कि आज का क्लास हम लोग 4 चैप्टर को इकट्ठा रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, स्थिर विद्युत, चैप्टर 2 आपका हो गया गॉस का प्रमेय, और चैप्टर 3 हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव, और चैप्टर 4 हो गया आपका कैपेसिटर या संधारित्र। तो यहाँ तक पहुँचने में हमको पूरे 2 महीने का समय लगभग लगा है। यानी कि जब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया और अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, संधारित्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक 2 महीना का समय लगभग मान सकते हैं कि हम लोग ने लिया है। और इस 2 महीने में जितना भी हमने पढ़ा है सबको हम कोशिश करेंगे कि आज आपका एक क्लास में आपको रिवीजन करवा दें। तो इस तरह का थंबनेल आप लोग जब भी देखते होंगे यूट्यूब पर काफ़ी आपका रहता है कि होल फिजिक्स इन 30 मिनट, 45 मिनट या 14 डेज, होल मैथ इन 30 डेज या 15 डेज। तो आप लोग को बहुत आकर्षण होता है उससे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, अब आप लोग 12 में आ चुके हैं और सोच के देखिए कि 2 महीने का काम क्या आधा दिन में संभव है? और यहाँ तो 2 महीने का कर रहे हैं और वहाँ तो पूरा फिजिक्स ही आपका आधा घंटा 45 मिनट में ख़त्म करने की बात आती है। तो इस तरह के भड़कावे या दिखावेपन से आप लोग थोड़ा सा बुद्धि विवेक का ज़रूर वहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। तो हमने यह लेक्चर डाला है चूँकि हम पिछला 2 महीने से आपके साथ हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को ऐसा नहीं है कि यह आधा घंटा का क्लास आपने देख लिया और निश्चिंत हो गए कि 4 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। इसको आप एज ए रेफरेंस पॉइंट लीजिएगा कि जिन जिन चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं, जिन जिन टॉपिक का हम चर्चा कर रहे हैं वह इम्पोर्टेंट है, और उसको फिर से जाके आप वीडियो में चैनल पे जाके और अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। तो इसको स्मार्टली यूज लेना है, या नहीं कि लकीर का फकीर कि हमने कह दिया कि 4 चैप्टर आपका आधा घंटा में कंप्लीट, तो आप उसको कंप्लीट मान लीजिए। लेकिन जो पहला बार देख रहे हैं, जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, तो उनको भी हम कहेंगे कि आप कम से कम यह वीडियो पूरा देखिए, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। कारण है कि हमेशा कहते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि इंटर का जो बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या कोई भी और आपका स्टेट बोर्ड हो, वह जो एग्ज़ाम लेता है और वह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, IIT, JEE, नीट, ICAR, तो दोनों में एक बहुत बारीक अंतर है जो कि आपको हमेशा समझना चाहिए कि बोर्ड एग्ज़ाम का मकसद होता है आपको सेलेक्ट करना। यानी बोर्ड एग्ज़ाम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पास कर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को वह सेलेक्ट कर ले, उसको सर्टिफिकेट दे दे कि आप इंटरमीडिएट पास हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो चूँकि सीट आपका कॉलेज में लिमिटेड है, 1500 2000 सीट है, तो उसका उद्देश्य क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को छांटे। यानी कि मैक्सिमम 99.9% स्टूडेंट, अब 10 लाख स्टूडेंट है और उसमें 1000 2000 4000 का रिजल्ट देना है, तो उसका मकसद क्या है कि वह छांटना है, किसी तरह से आपको रिजेक्ट करना है। तो दोनों का क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन सेट करने के तरीके में काफ़ी अंतर है। तो अगर आप यह वीडियो भी देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आप अवेयर होइएगा सारे टॉपिक से, जो सारी चीज़ आपको पढ़नी है, और अगर अवेयर हो जाइएगा तो आसानी से आप उसको सीख भी लीजिएगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि एक होशियार स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट या अच्छा स्टूडेंट और एक ख़राब स्टूडेंट में क्या अंतर होता है। तो अच्छा स्टूडेंट को पता रहता है कि उसको क्या नहीं पता है,
यह उसको क्लियर पता रहता है कि उसने किन चीज़ों को पढ़ लिया है और कौन चीज़ या कौन सा टॉपिक उसको अभी नहीं पढ़ा है, उसको आगे पढ़ना है। तो यह चीज़ जब अवेयरनेस आपके माइंड में रहेगा कि इतना चीज़ हमको ये सारा चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ बाकी है, तो उतना मुश्किल नहीं है खास के बोर्ड के लिए। लेकिन मूर्ख को क्या लगता है कि हमको सब पता है, एग्ज़ाम के दिन आएगा 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 महीना पहले हम सब पढ़ लेंगे, अब विद्वान हो जाएंगे, जाके लिख के चले आएंगे। तो यह गलती कभी मत कीजिए। तो आज का लेक्चर मेरा प्रयास है, चूँकि दिनकर जी का कविता आपका 4 लाइन आप लोग को कहे थे कि सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं और बढ़ खुद विपत्ति पे छाते हैं। यानी कि आप सूरमा हैं, आप वीर हैं, भारत भूमि तो वीरों का ही है, यहाँ एक से एक वीर हैं, हम सब उनके वंशज हैं। तो हमें घबराने की ज़रूरी नहीं है। यह कोरोना और लॉकडाउन ने हमारे मार्ग में या स्टूडेंट के मार्ग में जो कांटे बिछा दिए हैं, जो सूल पैदा किए हैं, जो बाधा उत्पन्न की है, तो हम लोग अपनी वीरता से, साहस से उसको ख़त्म कर देंगे, उसका बढ़ के सामना करेंगे और निश्चित तौर पे हम लोग विजयी होंगे, अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो हम लोग जल्दी से आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। बात तो हमेशा हम करते ही रहेंगे आप लोग के साथ। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं 4 टॉपिक आज हम लोग को देखना है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट, या फिर इसको कहते हैं स्थिर विद्युत। तो काफ़ी चर्चा हम किए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट, यानी आवेश जो क्या है, स्थिर अवस्था में है। फिर करंट में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, यानी कि चार्ज इन मोशन, तो वहाँ चार्ज इन मोशन के विषय में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे बेसिक चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जांपल देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में या घर्षण विद्युत में। यहीं से आपका चैप्टर शुरू करते हैं। तो अगर बाल में, सूखे बाल में कंघी करते हैं तो देखते हैं कि वह कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो विद्युत का शुरुआती परिभाषा भी यही दिया गया है कि किसी वस्तु का या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह गुण जिसके का आ जाने से या विद्युत के आ जाने से उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। तो एक बहुत बेसिक शुरुआती डिफिनीशन है। हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी कि आवेशीकरण के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या क्वेश्चन भी आप लोग को लॉन्ग में पूछ सकता है, ध्यान देते जाइएगा। एक पेन पेपर पे कम से कम टॉपिक नोट कर लीजिएगा। तो विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल आवेश के विषय में, ठीक है। तो मूल आवेश किसको कहते हैं, तो प्रकृति में मूल आवेश किसके पास है, या तो इलेक्ट्रॉन के पास है या फिर प्रोटॉन के पास है। यही दोनों कण के पास आपका क्या है, मूल आवेश है। या इसको परिभाषा के तौर पे लिखना चाहिएगा तो आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और यह किसके पास है, तो या तो इलेक्ट्रॉन के पास है या फिर प्रोटॉन के पास है। तो कोई भी पदार्थ है वह किससे बना है, परमाणुओं से मिलके बना है, सब लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो क्यों विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि उसमें समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि मूल आवेश किसके पास है, तो प्रोटॉन के पास कितना आवेश है, तो
प्लस ई आवेश है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, माइनस ई आवेश है। और ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह सबको ध्यान में रखना है। तो चूंकि समान संख्या में कोई भी पदार्थ है वह परमाणुओं से मिलके बना है। परमाणु में क्या होता है, तो नाभिक में आपका न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, यानी कि धन आवेश आपका किसके अंदर है, नाभिक के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इसके बाह्यतम कक्षा में इस तरह से अलग अलग कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कहते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन है, मतलब क्या है कि इसमें मूल आवेश क्या है, तो समान संख्या में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के पास धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश है। तो दोनों का आवेश एक दूसरे के विपरीत है और संख्या समान है, क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ है वह विद्युत उदासीन है। क्यों उदासीन है, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तो वह भी क्या है, तो मूल अवस्था में वह क्या है, विद्युत उदासीन है। लेकिन उसके अंदर मूल आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में हमेशा से मौजूद है। तो क्या घटना घटती है कि जब बाल में आप कंघी करते हैं तो वह कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करने लगती है। या आप लोग पढ़े होंगे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच धनावेशित हो जाता है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। तो यह आवेश फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में या घर्षण विद्युत में कहाँ से आता है, तो वास्तव में क्या होता है, तो जब भी दो वस्तुओं में घर्षण होता है तो कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा को या बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रहण करके क्या हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। तो अगर कांच का छड़ है, रेशम के कपड़ा से निकले, क्या हुआ, एक से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, जिसका बंधन ऊर्जा कम है वह दूसरे में चला गया। तो यहाँ भी रिलेटिविटी का कंसेप्ट है कि एक के तुलना में जिसका बंधन ऊर्जा कम है तो वह दूसरे में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। तो पहले तो विद्युत उदासीन था क्योंकि समान संख्या में प्रोटॉन भी था, इलेक्ट्रॉन भी था, यानी समान संख्या में मूलधन आवेश, समान संख्या में मूल ऋण आवेश। लेकिन घर्षण के कारण क्या हो रहा है, तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो गया। तो अब जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वह ऋण आवेशित हो गया, जबकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन गया, मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन कपड़ा हो गया, लेकिन कपड़ा में क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो यह क्या हो गया, धन आवेशित। यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वह क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, और जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और अभी भी देखिएगा तो क्या कोई नया इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है, नया इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं हो रहा है, या ना नया प्रोटॉन पैदा हो रहा है। वास्तव में क्या हो रहा है, तो आवेश का पुनर्वितरण हो रहा है। तो आवेशीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में यही है कि परमाणु विद्युत उदासीन है और परमाणु के अंदर समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन क्या होता है, तो जब घर्षण के कारण आवेशीकरण होता है तो एक से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं। तो अगर इससे कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, यह क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें, मतलब यह धन आवेशित हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वह क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो आवेश की भी आपको पता होगा, 9th-10th में पढ़े होंगे कि दो तरह का आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। यह भी पढ़े होंगे सजातीय आवेश, यानी कि जो दो धन आवेश हो या दो ऋण आवेश हो। तो सजातीय आवेश या सेम चार्जेज रिपेल, यानी सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं, तो एक धन है एक ऋण है, क्या करेगा, एक दूसरे को आवेशित करेगा। इसके बाद मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग आप लोग लगभग क्लियर हो ही गया होगा, या आवेशीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसके अलावा क्या होता है, तो आप लोग से पूछेगा
आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण जैसे ऊर्जा का संरक्षण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक इसी तरह से लिखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड का आवेश नियत है, आवेश ना तो पैदा होता है ना ही नष्ट होता है, केवल आवेश का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को बताए होंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह भी आप लोग को देखना है। और बहुत सिंपल है कि अगर किसी वस्तु पे आवेश पैदा हो रहा है तो वह हमेशा कैसे होगा, तो देखिए आवेश कैसे पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो पूर्ण संख्या में होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। यानी कि जब भी किसी वस्तु पे आवेश पैदा होगा तो वह किस फॉर्म में होगा, तो Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ की N बराबर क्या हो गया, 1 2 3 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसी को कहते हैं क्या, आवेश का क्वांटमीकरण। क्योंकि जब भी आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या माने हैं, E माने हैं, तो E के पूर्ण गुणक के रूप में ही होगा। और इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि Q बराबर 3/2E आवेश संभव है, तो यह कितना हो गया, 3/2 क्या हो गया, 1.5E। तो डेढ़ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना क्या संभव है, नहीं है। तो Q बराबर 3/2 आवेश संभव नहीं है। तो आवेश का क्वांटमीकरण में आप लोग क्या लिखेगा कि Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर 1 2 3 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यानी आवेश किसी भी वस्तु पर जब भी उत्पन्न होगा तो वह किसके पूर्ण गुणक के रूप में होगा, E के पूर्ण गुणक के रूप में होगा। E का वैल्यू आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यह 2 क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद जब आप लोग आगे बढ़िएगा तो एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जैसे कूलम्ब लॉ, ठीक है, और कूलम्ब लॉ और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर नेचर का होता है, सिमिलर नियम का पालन करता है। तो कूलम्ब लॉ और गुरुत्वाकर्षण बल, कूलम्ब बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में कुछ सिमिलैरिटी भी है और दोनों में कुछ भिन्नता भी है। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्ब लॉ को देख लेते हैं। कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ध्यान दीजिए, तो कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q1 और Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं, तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल F किसके समानुपाती होता है, तो आवेशों के गुणनफल के, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। और यह F क्या होता है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इन दोनों इक्वेशन को मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 r²। तो यह देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह है, इसको बराबरी का चिन्ह देने के लिए, यानी इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो एक नियतांक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, और वह नियतांक होता है 1/4πε0। तो F बराबर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यही आपका कूलम्ब का नियम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपको कहेगा कि इसको वेक्टर के फॉर्म में बताइए, तो वेक्टर के फॉर्म में बताने के लिए क्या कीजिएगा, तो इस r के लॉन्ग क्या लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, r से गुना कर देते हैं। r का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर गिव्स यूनिट वेक्टर इन द सेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो आर की जगह पे वेक्टर आर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ आर आप लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में भी कहेगा तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। आर के दिशा में यूनिट वेक्टर आर कैप से आप केवल गुना कर दीजिएगा, यह कूलम्ब लॉ का सदिश रूप हो गया। तो कूलम्ब लॉ वास्तव में क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश के बीच कितना बल लगेगा। आकर्षण का बल अगर सजातीय है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। विजातीय है तो क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। अब यदि आपको कहे कि कूलम्ब बल यानी कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों आपका क्या है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। यानी बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको पता होगा कि अगर दो द्रव्यमान है m1 m2, बीच का दूरी r ले लीजिए, तो दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, g m1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो दोनों में देखिएगा, इसमें Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर है, इसमें M1 M2 बटे आर स्क्वायर है। तो दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, यह समानता है। लेकिन असमानता अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो कूलम्ब बल क्या होता है, आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है, जबकि यह गुरुत्वाकर्षण बल आपका क्या होता है, तो केवल आकर्षण का होता है। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है कि दोनों के बीच का माध्यम क्या है, जबकि कूलम्ब बल बीच के माध्यम पर आपका निर्भर करता है। तो काफ़ी डिटेल में हम इन सब का चर्चा आप लोग का अंदर आप लोग के किए हुए हैं। आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, चूँकि आज आपका रिवीजन का क्लास है। तो जब कूलम्ब बल आप लोग जान लीजिएगा तो एक कंसेप्ट आता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र अब क्या होता है भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। देख लीजिए कि अगर कोई आवेश है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका स्रोत आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई टेस्ट चार्ज हम लेते हैं Q0। टेस्ट चार्ज पे भी पूछेगा कि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा क्यों रखते हैं, तो इसलिए छोटा रखते हैं ताकि यह सोर्स चार्ज को प्रभावित ना कर सके। तो अगर कोई सोर्स चार्ज Q है, इससे r दूरी पे आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं, तो आपको पता है कि यह क्या करेगा, इस पे बल लगाएगा। मान लीजिए कि यह Q आवेश के कारण Q0 आवेश पे लगने वाला बल F है। F का मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 1/4πε0 Q0 बटे आर स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट कहता है कि कोई भी आवेश जब दूसरे आवेश पे बल लगाता है तो यह 2 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी यह प्रक्रिया बल लगाने की 2 चरणों में होती है। पहला चरण में क्या करता है, तो आवेश अपने चारों ओर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाता है और उसी परिवर्तन को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और वह विद्युत क्षेत्र दूसरे चरण में क्या करता है, तो इस आवेश Q0 पे बल लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र E का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सिंपल, चूँकि Q0 आवेश पे लगने वाला बल कितना है, F है, इसलिए इकाई आवेश पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बटा Q0। और इसी F बटा Q0 को हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो किसी स्रोत आवेश के कारण अगर किसी टेस्ट चार्ज Q0 पे लगने वाला बल F है, तो चूंकि Q0 पे F बल लग रहा है इसलिए इकाई आवेश पे क्या लग रहा है, F बटे Q0, यानी इकाई धन आवेश पे लगने वाला बल। और उसी को क्या दे दिए नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F बटा Q0। अब यहाँ से अगर जब भी हमको F का मान निकालना होगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 टू E। तो केवल हम
थोड़ा थोड़ा आप लोग को इंडिकेट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को जल्दी से रिवीजन करना। यह सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैट में काफ़ी इसका चर्चा कर चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब आप लोग लगभग आइडिया ले लिए कि कोई भी आवेश है वह क्या कर रहा है, अपने चारों ओर के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन ला रहा है, जिसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, तो F/Q0 होता है। अब यहीं पे आपका कंसेप्ट आ जाएगा विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। तो यह जो विद्युत क्षेत्र कोई आवेश आपका बना रहा है वह तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, तो विद्युत बल रेखाओं की कल्पना की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कल्पना की गई है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है विद्युत बल रेखा भी, और इसका परिभाषा याद रखिए क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई धन आवेश चलता यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कि कोई पॉइंट चार्ज है, धन आवेश के लिए विद्युत बल रेखा को दिखाइए, या ऋण आवेश के लिए दिखाइए, या एक पेयर दे दिया धन आवेश और ऋण आवेश, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाइए। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चूँकि इम्पोर्टेंट है बहुत आप लोग के लिए। कोई यह पॉइंट चार्ज है, कोई यह धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा, तो इस तरह से बाहर की ओर निकलेगा। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण में। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उस पर क्या होगा, तो इस तरह से समाप्त होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा परिभाषा याद रखना है कि वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पे कोई धन आवेश चलेगा यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, तो धन आवेश से बाहर की ओर निकलता है और ऋण आवेश पे आके क्या होता है, समाप्त होता है। और अगर इस तरह से पेयर दे दिया, इधर धन आवेश और इधर ऋण आवेश, तो क्या होगा, तो धन आवेश से निकलेगा इस तरह से और ऋण आवेश पे जाके आपका क्या होगा, समाप्त होगा। तो इस तरह से एग्जाम में आप लोग फिगर बना दीजिएगा कि धन आवेश से क्या हो रहा है, निकल रहा है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो रहा है। इसके अलावा विद्युत बल रेखा का गुण में आप लोग को पूछ लेगा, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। एक तो हो गया धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पे समाप्त होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट हम वहाँ पे बहुत अच्छा से डील किए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आपको अलग से पूछेगा 2 नंबर में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका क्या रीज़न है नहीं काटने का एक दूसरे को, तो यहाँ पे देखिएगा कि कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे यह अगर विद्युत क्षेत्र रेखा और इसके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे मान लो कि यह आपका कोई विद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी बिंदु पर अगर आप टेंजेंट खींचिएगा तो वह उस बिंदु पे क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब यहाँ पे कहे कि 2 बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो हम मान लीजिए कि 2 बल रेखा है, एक यह है और एक यह है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। उस दिशा में क्या होगा, तो एक तो टेंजेंट आप इस पे अगर खींच रहे हैं तो इस दिशा में होगा, और इसी पे क्या हो रहा है, तो एक दूसरा टेंजेंट इस डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो एक ही बिंदु पे आपको 2 स्पर्श रेखा, यानी कि जहाँ पे दोनों बल रेखा कट रहा है, कटान बिंदु पे क्या होगा, तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब कटान बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। और यही कारण है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आगे आप लोग को देखना है कि विद्युत बल रेखा लंबाई में क्या करता है, सिकुड़
सिकुड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पे देखिएगा यह कैसे लगेगा, जैसे रबर होता है और सिकुड़ने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि धनावेश और ऋण आवेश यानी विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, जबकि वह अपने लंबाई के विद्युत क्षेत्र रेखा अपने लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करता है, एक दूसरे से दूर, यानी जितना बल रेखा है वह एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करता है। और यही रीज़न है कि अगर दो धनावेश है या दो ऋण आवेश है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और उसका अगर बल रेखा दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाइएगा, यानी कि दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारी चीज़ भी आप लोग अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के विषय में, इलेक्ट्रिक डायपोल के विषय में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिएगा चैनल पे जाके। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग क्या पढ़े, तो दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, जैसे एक इधर ले लिए -q, इधर ले लिए +q, यहाँ पे -q ले लिए, यहाँ पे +q ले लिए। तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, तो एक का परिमाण दोनों का क्या है, q ही है, एक -q है, दूसरा +q है। और उनको अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल है आपका, वह भी क्या है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो वहाँ पे केमिस्ट्री में भी आप लोग देखिएगा। तो इसमें क्या कर देते हैं कि मान लीजिए इसको केंद्र मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी L मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का भी L, यानी कि दोनों के बीच की दूरी अगर 12 है और आवेश का परिमाण q है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट याद रखिएगा P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका मान किसके बराबर होता है, तो कोई एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी 12 लिए हैं, 12 लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछेगा, और ध्यान रखिएगा कि बीच का दूरी 12 लिए हैं तो q × 12 रखेगा। अगर किसी का इच्छा होगा कि हम L ही लेंगे तो आप L ही लीजिए, तो बीच का दूरी क्या हो जाएगा, q × L रखना होगा। तो जनरली हम लोग बीच का दूरी 12 लेते हैं। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, तो किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। और इसका दिशा, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दिशा क्या होता है, तो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसके अलावा भी देखो, समय चूँकि कम है, आप लोग का वीडियो बहुत लंबा होते चला जाएगा, जल्दी जल्दी हम केवल पॉइंट आपको बताते हैं। तो आपको फिर पढ़ना है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय पर, एक्सियल पॉइंट पर और निरक्ष पर, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर बताए थे कि अगर यह आपका कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसका अक्ष किसको कहेंगे, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इसका अक्ष कहलाती है। और इसके केंद्र O से R दूरी पे अगर यहाँ पे अक्ष पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहे तो कितना निकाले थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ध्यान रखिएगा, अक्ष पे कितना निकाले थे, तो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पे निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। जबकि निरक्ष किसको कहते हैं, तो इसका डायपोल का लंब समद्विभाजक, यानी कि इस डायपोल पर लंब भी हो और इसको दो बराबर भाग में काटता भी हो। तो यह रेखा आपका कहता है
नीरज या इक्वेटोरियल पॉइंट, और इस पे किसी बिंदु पे अगर निकाले थे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई धन आवेश रखे थे या निगेटिव चार्ज है आकर्षित कर रहा था या दूर धकेल रहा था और इसका रिजल्टेंट यह निकला था, तो नीरज पे या विद्युत द्विध्रुव के नीरज पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अच पे निकला था 2p/r³ और नीरज पे कितना निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। यह बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ख़ास तौर पे देख लीजिएगा। तो दोनों में क्या है, तो अच पे 2p/r³ है जबकि नीरज पे क्या है p/r³, यानी अच पे जितना विद्युत क्षेत्र है उसका आधा कहाँ पे आ रहा था, नीरज पे आ रहा था। दूसरा चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि दिशा, तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की दिशा डायपोल मूवमेंट की दिशा में था, यानी कि फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव था, जबकि नीरज पर दिशा इसका विपरीत था। यानी अगर डायपोल मूवमेंट जानते हैं निगेटिव से पॉजिटिव है, तो नीरज पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़े थे कि अगर कहीं किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं यह भी आपका पूछता है। तो कैसे दर्शाते हैं, समांतर रेखा से दर्शाते हैं। और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से रख दिए थे -q +q। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉजिटिव चार्ज पे क्षेत्र की दिशा में q ही बल लगाएगा, निगेटिव पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में -q ही बल लगाएगा। तो नेट बल अगर इस पे कहे थे तो नेट बल क्या हो गया था, तो इधर q इधर -q जोड़ के क्या हो जाएगा 0। तो अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते थे तो उस पे लगने वाला बल या नेट बल क्या होता था, 0 होता था। लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता था, यानी कि टॉर्क क्या होता था, यह भी चर्चा किए थे कि टॉर्क जैसे ढक्कन को खोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, घुमाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे संभव नहीं है कि जल्दी से आप लोग को समझाए, लेकिन काफ़ी डिटेल में आपका चैप्टर में हम वेक्टर में भी थोड़ा सा टॉर्क का क्रॉस प्रोडक्ट का चर्चा कर लिए हैं और टॉर्क निकाल के भी समझाए हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव के ख्याल से याद रखिएगा कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क बराबर क्या हो जाता है, P/E, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P और विद्युत क्षेत्र E दोनों का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क बराबर P/E। इससे भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। इसको तोड़िएगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P sin थीटा। तो केवल संभव नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि केवल हम टॉपिक भी बोलना चाहे तो आधा घंटा में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हम भले ही आपका लिखे, आपका हेडिंग में सोचे थे कि 4 चैप्टर कर लेंगे, लेकिन केवल इलेक्ट्रोस्टैट का ही केवल टॉपिक बोलने में देखो इतना समय लग गया। अभी भी हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हैं। तो फिर भी हमारा प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को जगाने का कि जाग जाइए। कम से कम इलेक्ट्रोस्टैट का सारा टॉपिक हम कोशिश किए जो सब इम्पोर्टेंट है। और इस साल एग्ज़ाम में भी देखिएगा कि 2 रीजन मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है। जैसे कि कोई भी चीज़ आप गेस करते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है या ये नहीं आएगा, तो देखो पिछला साल अगर एग्ज़ाम हुआ है तो शुरुआती सेक्शन पे कम जोर था आपका, करेंट, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट, इस सब से कम क्वेश्चन था। और लास्ट वाला चैप्टर सबसे मॉडर्न से आपका उधर डायोड हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, ऑप्टिक्स वगैरह हो गया, तो उधर से ज़्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग। तो ये सब चीज़ यानी कि लास्ट वाला सेक्शन या सेकेंड पार्ट जो पढ़ते उधर से ज़्यादा क्वेश्चन था, शुरुआत से कम था। तो इस साल निश्चित तौर पे अगर लॉकडाउन नहीं भी होता तब भी आपका पूरा संभावना था कि इस बार इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन भी फील्ड से
तो इस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का संभावना ऐसे भी बन रहा था। और दूसरा, चूँकि लॉकडाउन आपका लागू हो रहा है, अब बात चल रहा है कि सिलेबस कट करने का, तो निश्चित तौर पर आपका लास्ट वाला सिलेबस ही कट होगा। तो 2 पॉइंट आपका सपोर्ट में आ रहा है। ये जो शुरुआती 4-5 चैप्टर हम कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, करंट, बी फील्ड, ये सब पर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस होगा। और इसका एक और एग्जांपल आप लोग आईआईटी का जो एग्ज़ाम हुआ जेईई मेन का, उसमें भी देखिएगा कि लॉकडाउन के कारण तो 12 का बहुत सारा सेक्शन लगभग कट कर दिया, मैक्सिमम 11 से ही पूछ लिया। उसमें भी बहुत स्टूडेंट को, जो लोग फॉर्म नहीं भरना चाहता था, ज़बरदस्ती फॉर्म डलवाया, वो सब का रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 रीज़न आपको सपोर्ट कर रहा है कि शुरुआती चैप्टर आप लोग बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए। तो हम प्रयास किए थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करवाने का, क्या क्या टॉपिक देखना है। इलेक्ट्रोस्टैट का आज करवा दिए हैं। अब अगला जो लेक्चर हम डालेंगे इसका पार्ट 2, उसमें आपका बाकी तीनों का कर देंगे, वह जल्दी हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है इस साल के लिए। तो अच्छा से आप लोग रिवीजन कीजिए। और हम बहुत खुश हैं, आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सब लोग वीडियो देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरा काम अब लग रहा है कि सार्थक हो रहा है, जगह पे आ रहा है। तो जल्दी ही फिर अगला वीडियो आपका कैपेसिटर का भी डालेंगे और रिवीजन पार्ट 2 भी हम आप लोग के लिए डालेंगे। अभी इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।